आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट शो में, द टंगार टॉक शो में। आज हमारे बीच में हमारा भाई आया हुआ है, शिवम भोपाली। क्या हाल चाल है भाई? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो शिवम बाय प्रोफेशन अगर अपन बात करें तो टैटू आर्टिस्ट, गिटारिस्ट और ब्लॉगर, ट्रैवलर और क्या क्या है भाई? अरे तू बता दे, तू जानता 5 साल से मेरे को। नहीं और बताओ। ये तू जो बना देगा तेरा तो सब बन जाएगा। इसको अगर अपन बात करें तो प्यार से अपन भी कहते हैं कई बार, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। भाई थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें मालूम है, हम तो कई बार डिस्कस भी कर रहे हैं, हमने कई बार बातचीत भी करी है, जैसे हम बैठते हैं तो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं अपन और आज इस मुकाम पे पहुंच गए, तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है? लगता तो सब कुछ अच्छा ही है। मतलब अब लोअर मिडिल क्लास हो चाहे अपर मिडिल क्लास हो, मेहनत तो हर चीज में लगती है। बट जहां तक मेरे को पता है या मैं अपनी जर्नी देखते हैं तो जो इंसान लोअर मिडिल क्लास से आता है ना, उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। ठीक है ना, उसके पास सोर्सेज कम होते हैं लेकिन सपने बड़े होते हैं, क्योंकि वो जब ऊपर वाली क्लास वालों को, लोगों को देखता है तो उसको लगता है एक चीज कि यार ये चीज मैं भी तो कर सकता हूँ, ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। तो वही सपने और वही सब चीजें बचपन में मेरे को दिखती थी कि जैसे जैसे अपन बड़े हुए, माँ बाप ने जैसे पाला, जैसे पोसा, बाकी तेरे को पता ही है अपना फैमिली बैकग्राउंड जैसा भी था। अब वो चीज़ यहाँ डिस्कस करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट क्या होता है कि जब आप एक लोअर मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास के, जहाँ आपके पापा चाय की दुकान चला रहे हो, मम्मी टिफिन सेंटर चला रही हो, आपको वो दोनों मिल बांट के पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, सोचते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा बन जाए, और वहीं आपके भी कुछ सपने हैं जो आप मारते हो, दूसरों को देखते हो, दूसरे बच्चों को देखते हो, अरे यार ये तो ये कर रहा है, लेकिन अपन वहीं दुकान पे चाय के कप प्लेट धो रहे हैं। अपन दूसरों को देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए, वहीं अपन टिफिन बांटते हुए दिख रहे हैं। तो वो चीज़ें सपनों को ना और मतलब पूरा करने में ना बहुत हेल्प करती है। तो वही मेरे भी कुछ सपने थे जो लेके मैं आगे बढ़ा। एक ड्रीम था, जब तक अपन नहीं कर सकते थे, मतलब फैमिली के उसमें थे, फैमिली के सोर्स में थे, तब तक अपनी चीज़ें दबा के रखी। फिर जब अपन ने अपने कदम बाहर निकाले, सबसे पहला पॉइंट यही था कि जो सपने अपन बचपन से देखते आ रहे हैं उनको पूरा करना है बस अपन को। तो इस फील्ड में कैसे आए, टैटू वाली फील्ड में? यार वो एक ना, मतलब क्योंकि देखो ऐसा है कि स्टोरी मुझे मालूम है। एक झूठ से स्टोरी चालू होती है और वो आज के टाइम पे कहते हैं ना कि फुल टाइम अपना एक रोजगार है, फुल टाइम वहाँ से पैसे आ रहे हैं और मोटिवेशन मिल रहा है क्योंकि अपने आर्ट को फॉलो कर लिया, लेकिन कहानी झूठ से स्टार्ट होती है। तो बताओ हमारे दर्शकों को। वो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब तू पूछ रहा है। लेकिन जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता। देखो ये क्या था कि ये हुनर अपने अंदर बाय गिफ्ट था, गॉड गिफ्ट था। जब अपन छोटे थे तब से ड्राइंग का बहुत हुनर था। मैं हमेशा सोचता था कि आखिर ये हुनर मेरे को पैदाइशी मिला क्यों। माँ बाप चाहते थे कि पढ़ लिख के बंदा कुछ बने, बड़ा बने। अपन ने भी नहीं सोचा था कि अपन टैटू की इंडस्ट्री में आएंगे। अपन ने इंजीनियरिंग करी, फिर देन अपन ने MBA HR किया, फिर अपन एक जगह एक जॉब पे लग गए, ठीक है। तब मेरे पास टैटू नहीं था, ठीक है। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तब मेरी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू मेरे को ये टैटू मिला, ठीक है। और जब मैं नौकरी करने के लिए गया तो बस हुआ गया कि अपन थोड़ा चौड़ में नहीं होता, अपन थोड़ा वाली हैं तो बताते हैं बहुत सारी चीजें। तो हुआ गया, मैं एक बंदा मेरे को मिला, वहाँ नौकरी करता था, अब मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसने मुझसे पूछा, सर था क्योंकि मैं मैनेजरियल लेवल पे था, HR था मैं, तो सर ये टैटू आपने कहाँ से बनवाया? बस मेरे मुंह से वहाँ निकल गया, तेरा भाई खुद बनाता। बस ये एक चीज़ मेरे मुंह से निकल गई। और वो दिन था कि वो जो मेरे मुंह से, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेवजह तो कुछ भी नहीं होता है। वहाँ मेरे मुंह से ये निकलना कि मैं मतलब खुद ही बनाता हूँ, वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया कि भाई मेरे को टैटू बनवाना, टैटू बना दो सर, टैटू बना दो सर। मैंने कहा हाँ बना देंगे। मेरे को लगा भूल जाएगा यार, मतलब क्या ही बनवाएगा, भूल जाएगा, कहीं और बनवा लेगा। वो बंदा 1 महीने तक मेरे पीछे पड़ा। फिर मुझे लगा अब बात यहाँ इज्जत पे आ गई शिवम। क्यों? क्योंकि अब अगर अपन इसको पता लगा कि एक तो अपन HR लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे, और अपन ने झूठ बोला, पूरे ऑफिस में बेइज्जती थू हो जाएगी। अब हुआ क्या, मैंने उसको बोल दिया चल ठीक है, मेरी मशीन अभी खराब हो गई है, बाहर से आ रही है मशीन, टैटू की मशीन खराब हो गई मेरी, अभी बाहर से आ रही है, आ जाएगी, मैं बना दूंगा। भाई वो बंदे का जो मुंह था ना, वो कहते हैं ना इस बिजनेस में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, उस बंदे ने पूरे ऑफिस में फैला दिया कि शिवम सर टैटू बनाते हैं। अब उसमें लड़कियां भी थी, ठीक है। अब लड़कियों ने जब तक वो बोल रहा था तब तक ठीक था, अब लड़कियां मेरे पास आके बोलने लगी सर टैटू बनवाना, हमें पता चला आप टैटू बनाते हैं। अरे अब तो करना पड़ेगा भाई, तो करना पड़ेगा, लड़कियों का सवाल है, लड़कियों की बात का सवाल आ गया। फिर मैंने क्या करा, जैसे मैंने टैटू बनवाया था, ठीक है, उसका भी नाम नहीं लेंगे क्योंकि बेफिजूल में प्रमोशन नहीं देना। तो अब मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे टैटू सीखना है। भाई उस बंदे ने मुझे बोला कि 1-1.5 लाख रुपए फीस लगेगी, सिखा दूंगा। ले लो ना, नाम क्या दिक्कत है? नहीं नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो फिर उसको बेफिजूल की पब्लिसिटी मिलेगी ना, वो वाली चीज। तो उसने बोला 1-1.5 लाख रुपए फीस लगेगी, आप आ जाओ। मैंने कहा भाई 1-1.5 लाख मेरी जेब में होता तो क्या बात थी।
फिर जैसे तैसे मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे, अब यूट्यूब का जमाना है, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल होती है। मैंने क्या करा, यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया तो हाउ टू बिकम अ टैटू आर्टिस्ट और किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती, यहाँ वहाँ से जोड़ तोड़ के जैसे तैसे अपन ने सोर्सेस इकट्ठे करे। अमेजोन से उठा के अपन ने एक मशीन ऑर्डर करी। मशीन ऑर्डर करने के बाद में जैसे ही मैंने मशीन ऑर्डर करी, मैं छाती चौड़ी करके गया उस बंदे के पास, ये देख मेरी मशीन आ रही है, ये देख। बोलता हाँ, उसको यकीन हो गया कि हाँ आ रही है, अब मशीन आ गई। भाई तू मानेगा नहीं, मशीन आ गई। जितना मेरे को उत्साह था ना, होता है ना अपन थ्योरेटिकल कुछ सोचते हैं, जब प्रैक्टिकल उतरते हैं, मैंने प्रैक्टिकली जब बनाना चालू किया, स्किन पैड आता है, माँ कसम मेरे को लगा मेरा पैसा बर्बाद। मैंने कम से कम 25-30 हज़ार रुपये फंसा दिए थे, मेरा पैसा बर्बाद। बट फिर वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब करता है तो सब कुछ ही करता है। फिर उन्होंने मेरे को एक दोस्त भेज दिया मेरा। वो दोस्त आके मुझसे बोलता, मैंने इंस्टाग्राम पे से स्टोरी डाली टैटू की मशीन की, वो आके मुझसे पूछता, भाई तू टैटू बनाने लग गया? मैंने कहा हाँ। तो बोलता मेरे को बना दे। वो दिन था मैंने उस बंदे के हाथ पे टैटू बनाया, और वो जर्नी आज तक कंटिन्यू चल रही है। और अब आपका भाई एक प्रोफेशनली टैटू आर्टिस्ट जाना जाता है। तो खराब बनाया या अच्छा बनाया? वो पहले इंस्टाग्राम पे देख लेना, पता चल जाएगा। देख वो तो बंदा खुश था, हाँ। खराब नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि हाँ, पहले टैटू के हिसाब से भी अपने पास सोर्सेज लिमिटेड थे, नॉलेज लिमिटेड था। बट बाय गॉड उस वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई है, आज भोपाल में अपन प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट है। बिल्कुल। लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक स्किन पे किसी के साथ अपन ने सीखा नहीं है कभी? क्योंकि क्या होता है ना, स्किन है, नसें हैं, अपन टैटू बनाते समय अगर नीडल अंदर घुस गए तो फिर अपन को अंदर ही जाना है। तो ऐसा कभी सोचा नहीं? देख गलती मुझसे भी हुई है, मानता हूँ कि गलती अपन से भी हुई है, अपन ने बहुत गलतियाँ करी। बट वो कहते हैं ना कि गलतियाँ कर करके ही इंसान आगे बढ़ता है, सीखता है। तो मैंने जो गलतियाँ करता गया, मैं उन गलतियों से और सीखता गया। और बाकी मैं उन सभी लोगों से माफ़ी मांगूंगा कि जिन लोगों के ऊपर गलती हुई है। बट ऐसा है कि टचवुड इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं हुई। देखो अब वो यहाँ पर तुमको टैटू का नॉलेज नहीं है, मैं तुमको बना दिया, ठीक है। अब तुमको थोड़ी पता है कि वो गलती है या नहीं, वो मुझे पता है। बट ये है कि टचवुड इतनी ज़्यादा बड़ी कोई गलती हुई नहीं है, ना मेरा आज तक हाथ भी नहीं कांपे, हार्म नहीं किसी को पहुंचा? नहीं, कुछ नहीं। हाँ थोड़ा दर्द ज़्यादा हुआ है, हाँ। चलता। किसे, तुम्हें या उन्हें? नहीं, जो सामने वाले को। यार भाई तेरे को दर्द कैसा हुआ था ये बता। नहीं, मुझे तो तुम्हें मालूम ही है, हुआ था। खून वून निकाल दिया था तुमने। खून नहीं होता, वो खून नहीं निकलता। ठीक है। तो भाई जैसे अपन और पीछे जाते हैं, हाँ। तुम्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक था, अरे वो तो और कंपटीशन खेलना था, उसके लिए प्रिपरेशन भी करी तुमने, ठीक है। फिर तुम धीरे धीरे जब और बड़े होते ग्रूम होते गए तो फिर तुम्हें मॉडलिंग का शौक आया। तो ये कैसे आई चीज़ें यार? यार देख, जिम की जो कहानी है वो मतलब एक अलग ही स्टोरी है। लाइक मेरे इंजीनियरिंग टाइम की स्टोरी है। और एक अगर दिखा सके तो फोटो दिखाना कि जब मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे था तब मैं कैसा था। तो मैं था बहुत दुबला पतला, ठीक है। और मैं कॉलेज गया था ना, तो एक बंदे से हो गई थी थोड़ी सी तू। अब वो था जिम जाने वाला। एक तो वो मेरे को मारने के लिए 2 बंदे और लेके आया, वैसे ही मैं दुबला पतला, ठीक है। मेरे को मारने के लिए 2 दिन, वो दिन था अपने दिमाग पे ये चीज़ बैठ गई कि साले अब तूने जिम वाला होके मेरे को डरा रहा है, अब मैं भी जिम जाऊंगा। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरे साथ में एक और बंदा जो जिम जाने वाला था, मैं था 43 किलो का, वो था 115 किलो का। अच्छा। हाँ, हम दोनों की जोड़ी बनी। वो मुझसे बोलता चल भाई जिम चलेंगे, मेरे को वजन बढ़ाना उसको घटाना है। हम दोनों की जोड़ी बनी, हम दोनों ने जिम करना चालू किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने इतना डेडिकेशन दिखाया उसमें, इतना, क्योंकि मेरा एक चीज़ अच्छी है कि मैं अगर किसी चीज़ में घुसता हूँ ना तो फुल डेडिकेशन के साथ करना है, तो जान लगा के करना है, वरना तो करना ही नहीं। तो मैं घुसा, मैंने 4 साल मेहनत करी, 2011 से लेकर 15 तक मेहनत करी। और फिर टचवुड इतनी मतलब फिजिक भी अच्छी बनाई, खुद से बनाई, क्योंकि उस टाइम तो भाई आर्नोल्ड के वीडियो चलते थे, ट्रेनर इतने अच्छे थे नहीं, सामान इक्विपमेंट इतने अच्छे थे नहीं। 2011 की बता रहा हूँ, जब लोगों में इतना जिम का क्रेज़ था भी नहीं। अभी तो लोगों में क्या है कि बहुत ज़्यादा जिम का क्रेज़ है, इक्विपमेंट अच्छे हो गए। बट पहले के टाइम का जिम का मोटिवेशन और अब के टाइम में फ़र्क है। तब वो मैंने देखा भी है, वो थोड़ा देसी टाइप का जिम था। हाँ। लेकिन जो बातें होती है ना कि जब आप कंपटीशन खेलते हो तो लोग बोलते हैं कि आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, है ना, आपको गेनर ये वो जो भी है आपके, है ना, लेने पड़ेंगे, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो उसको कैसे देखते हो? देख क्या होता है कि जिम जाने वालों के जितने लोग उतने मुंह, नॉलेज किसी के पास नहीं है। लेकिन आप जैसे दूसरे बंदे के पास जाओगे, अरे डब्बा खाता, एक बोलेगा डब्बा खाता, एक बोलता है डब्बा खा, ठीक है ना। 2 टाइप की पर्सनालिटी मिलेगी, एक जो बोलेगी डब्बा खा के बॉडी बनाई, एक बोलता है भाई डब्बा खा ले बॉडी बन जाएगी। बट साइंस किसी को नहीं पता, नॉलेज किसी के पास नहीं है, सब सिर्फ अपने मुंह से वहीं बातें करते हैं। कैंसर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कुछ लोग तो बोलते हैं कि नपुंसक हो जाएगा, बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। पहली चीज़, आप डब्बा खा लो, कुछ भी खा लो, आपकी मेहनत, आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना, नॉर्मल डाइट, अपनी नेचुरल डाइट रखो, ठीक है। प्रोटीन लगता है, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन लगता है। अब गेनर लोग बाग ले लेते हैं, कोई काम का नहीं होता गेनर, सिवाय चर्बी बढ़ाने के कोई काम नहीं करेगा। सिंपल सा है, आप वे ले लो,
ठीक है, अब तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ गई हैं। हमारे टाइम पे इतनी कंपनीज भी नहीं थी, और उनका आता था ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का, जो अभी भी चलता। आप वे ले लो, अपनी डाइट अच्छी रखो, डाइट अच्छी रखोगे, एक बार डाइट अच्छी हो गई, बॉडी अपने आप बनेगी, मेंटेन रहेगी। तो भाई ये तो अपना जिम का हो गया, कंपटीशन कैसे आया, मोटिवेशन कैसे मिला, कि सामने वाले ने धमकी दे दी। मॉडलिंग में कैसे घुसे भाई? मॉडलिंग में यार मतलब, और आगे ट्राई क्यों नहीं करा? मैं सच बताऊं तो मॉडलिंग मेरे को करनी नहीं थी, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज कि अपनी जिम फिजिक बहुत अच्छी बन गई थी, ठीक है, मस्त ए टैप्स आ गए थे, सब कुछ आ गए थे, तो लोग ना उस टाइम पे रैम वॉक्स बहुत चलते थे भोपाल में, ठीक है, बहुत रैम वॉक्स चलते, शो चलते थे, तो लोगों ने मुझे पुश किया कि भाई तू कर। तो मेरे को ऐसे एक लिंक मिली, तो उनने मुझे लाइक ऑफर किया कि आप रैम शो है, आप आइए। तब मुझे पहली बार रैम शोज़ का और मॉडलिंग का चस्का जो है ना भोपाल में चला, कि मुझे पता था कि ये भी होता है। तो मैंने फिर कुछ रैम शोज़ किए, ठीक है, कुछ मॉडलिंग शॉट्स किए, बट देख सच बताऊं तो वो भी एक काला बिजनेस है। हाँ, वो तो पता है, वहाँ भी चलता है तो हनी है वाला काम है, ठीक है, आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन आप जब तक उसमें वो वाली कहानी तूने सुनी होगी ना, खुश करने वाली, वो चीज़ वहाँ भी चलती है। सीधी बात है, खुश करो, खुश रहो, ठीक है। अपने भोपाल में स्कोप है, मॉडलिंग का अच्छा स्कोप है, लेकिन सोर्सेज लगते हैं। आपके पीछे सोर्स लगेगा, या तो पैसे का सोर्स लगेगा, या तो आदमियों का सोर्स लगेगा। लड़की हो तो कोई एक अलग बात है, वो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जब अपन भाई मिडिल क्लास फैमिली से, पापा चाय की दुकान चला रहे हैं, अपन मम्मी टिफिन सेंटर चला चला के पढ़ा रही, अपने पास नहीं था इतना पैसा देने के लिए, तो अपन ने फिर वो लाइन को छोड़ दिया। और MBA किया, उसके बाद जॉब ज्वाइन करी, वो उसका बताओ कैसे रहा? जॉब देख, मैंने इंजीनियरिंग करी, ठीक है, इंजीनियरिंग करने के बाद में हुआ क्या, और ये भी बताना कि कहाँ से शुरू करा था, कितने पैसे मिलते थे? जॉब का देख, पहले तो पैसे का ऐसा है कि पहले तो अपन पार्ट टाइम जॉब भी करी अपन ने इंजीनियरिंग के टाइम पे। तो एक मेडिकल सेंटर था, उसमें मैं टाइपिंग का काम करता था, रिपोर्ट कराने का, ठीक है। और फिर वहाँ से क्या हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, वहाँ एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तेरी इंजीनियरिंग हो गई है, तू MBA में ट्राई कर। मेरे को तो MBA का कुछ पता भी नहीं था, उन्होंने बोला तू MBA ट्राई कर, MBA अच्छा है, ठीक है। तो मैंने रिसर्च करी MBA, फिर मेरे एक दोस्त के थ्रू मैंने MBA ज्वाइन किया। फिर मैं बहुत फोकस हो गया, क्योंकि इंजीनियरिंग में देखो अपन तो सीधी बात है, अपने पल्ले कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और नहीं पढ़ी अपने पल्ले, अपन को वही सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट बस इतना ही पता, और कुछ नहीं पता। फिर जैसे तैसे इंजीनियरिंग निकाली, MBA के में गए, MBA में अच्छा स्कोप रहा, अपना थोड़ा परसेंटेज भी अच्छे बने। तो कैंपस तो सीधी बात है, HR में सीधी साफ बात है, HR में सिर्फ लड़कियों को लेके जाएंगे, आपका कोई स्कोप नहीं, ठीक है। फिर अपन बाहर निकले, बाहर निकल के अपने पहली जॉब करी, जहाँ से ये टैटू वाला फंडा चालू हुआ। वहाँ 8,500 रुपये मेरे को सैलरी मिलती थी, 12,000 बोलते थे, CTC बोल बाल के 8,500 रुपये हाथ में 8,500, हाथ में 8,500 आती थी, ठीक है। वहाँ से अपना टैटू करियर भी चालू हुआ। फिर वहाँ से स्कोप बढ़ा, तो फिर तू जानता ही है, फिर अपन एक ही साथ एक ही कंपनी में आए, ठीक है। तो उसका बताओ भाई, वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लगभग 1.5 साल तो साथ में काम किया है। और वो 1.5 साल जब हम रहे वहाँ पे, हमने जॉब करा, तो हमारी एक टीम हुआ करती थी, और काफ़ी इन्जॉय करा हमने, काफ़ी मज़े मारे। तो और जब मैंने अपना YouTube चैनल चालू करा था, तो मैं बता दूं कि शिवम भोपाली, आप इनका YouTube चैनल भी चेक कर सकते हो जा करके, शिवम भोपाली नाम से। तो इन्होंने पहले चालू किया था, पहले एक वीडियो बना के रखी थी, एक स्केच टाइप की वीडियो थी शायद, वो इमरान के साथ थी। हाँ, मीम बहुत फनी था, जिम वाले प्रो वर्सेस नूब वाले, तो स्केच टाइप का ही था। और उसके बाद ये ब्लॉगिंग में आना चाह रहे थे। फिर इन्होंने धीरे धीरे, हमने तो देखा है कि कितना खर्चा किया इसने, एक पूरा इक्विपमेंट्स खरीदे, कैमरे, गोप्रो लिया था, है ना, हेलमेट, तो ये पूरा डेडिकेशन दिखाया इसने, खरीदा। जब इसने ब्लॉगिंग चालू करी तो इसके 1000 सब्सक्राइबर हुए। तो यार मैं और आकाश बैठे हुए थे, यार साला यार करना पड़ेगा यार कुछ क्योंकि लॉकडाउन में हमने भी कुछ ना कुछ अपना इधर उधर ऐसी तैसी कराई है, बहुत बेइज्जती कराई है, मतलब बहुत गंदा कंटेंट बनाया जैसे आप झेल नहीं सकते। लेकिन जब देखा यार कि भाई 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो हमें भी अंदर से एक मोटिवेशन मिला, क्योंकि मैं तो भाई बिल्कुल इस फील्ड से था ही नहीं, मैंने कॉर्पोरेट जॉब करी है हमेशा से। तो जब देखा कि भाई 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए, हम मोटिवेट हुए, हमने भी एक चैनल खोला। तो हमारे लिए जो मोटिवेशन रहा वो शिवम रहा है, क्योंकि हमारे साथ में ही काम करे, हमारे दोस्त रहे ये, और काफ़ी हमने इन्जॉय करा। तो वो बताओ यार, सेटअप में कितना खर्चा किया, ब्लॉगिंग में कैसे आया, सोच में कैसे आया ब्लॉगिंग करने का? तो देख, व्लॉगिंग का तो अपना ऐसा था, व्लॉगिंग कि अब अपन को व्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है ना। अब होता क्या है कि एक किस्सा है कि लाइक मैं सीहोर जा रहा था,
ठीक है, अपने पास पल्सर 220 थी, अपन सीहोर जा रहे थे, सीहोर जा रहे तो जा रहे, एक बार क्या हुआ, मैं सीहोर जा रहा था अपने भाई के साथ में, और हुआ क्या कि मेरे बगल से एक बाइक वाला निकला, ठीक है। अब वो बाइक वाला मेरे बगल से निकला, ठीक है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, उसके हेलमेट में आगे कैमरा लगा हुआ था। अब मेरे दिमाग का सटक गया, मैंने कहा ये क्या नई चीज़ है यार, हेलमेट पे कैमरा कैसे, अपन को कुछ नॉलेज नहीं था, 2017-18 की बात है, अपन ने पहली बार देखा। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये तो बहुत सही चीज़ है कि अगर आप कभी बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते चलाते आप चल रहे हो, आपके सामने कोई भी इंसिडेंस हो जाता है, वो प्रूफ रहता है कि वो प्रूफ है कि हाँ भाई हमने किया या नहीं किया या जो भी है। तब मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा अब मेरे को भी ये वाला हेलमेट चाहिए। तब मुझे पता नहीं था कि कैमरा अलग होता है और हेलमेट अलग होता है, सेटअप अलग करना पड़ता है। तो मैं उस कंपनी में बैठ के काम कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा बॉस नहीं है, मैंने यूट्यूब चालू कर लिया और मैं सर्च कर रहा हूँ कैमरे वाला हेलमेट। क्या सर्च कर रहा हूँ, कैमरे वाला हेलमेट। गूगल पे अलग अलग चीज़ें आने लग गई, ये आने लग गई। फिर तब जाके मेरे को यूट्यूब पे एक वीडियो मिला जो कि अपने मोहम्मद सलीम खान, अपने जो यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, जिनका अपन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, मोहम्मद सलीम खान का MSK का मेरे को वीडियो मिला, जिसमें वो बंदा बता रहा था कि कैसे आप हेलमेट को गोप्रो से कनेक्ट कर सकते हो। तब मुझे पहली बार पता चला कि ये जो कैमरा है इसको गोप्रो बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने गोप्रो के बारे में रिसर्च करना चालू करी कि आखिर गोप्रो होता क्या। तब पता चला गोप्रो एक एक्शन कैमरा है जो बेसिकली मोटो व्लॉगिंग के लिए काम आता है और सेटअप लगाता है। तब अपने पास में भोपाल में तो एक इक्का दुक्का दुकानें थी, एक ही दुकान थी जिस पर ये मिल सकता था। मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने बोला मुझे ये वाला गोप्रो हीरो 8 चाहिए, मेरे को मिल जाएगा क्या। उन्होंने बोला मिल जाएगा, अवेलेबल है, करा देंगे। मैं कितने का। फिर मेरे दिमाग में आया क्या करूँ, सैलरी तो मालूम है, हाँ मालूम है, सैलरी तो 12,000 रुपये तो सैलरी मिलती थी। क्या करूं यार, मैं से 12 गलत बोल रहा है, 18,000 रुपये सैलरी। नहीं वो बाद में थी, वो सेकंड बार में आने के बाद। तो मैंने कहा यार 12,000 रुपये सैलरी है यार, मैंने कहा 12,000 रुपये की सैलरी में 32,000 का कैमरा कैसे लेंगे अपन। फिर मैंने कुछ महीने रुक के अपनी सेविंग कराई और फिर फाइनली जाके मैंने अपना गोप्रो खरीदा। और तब जाके फिर मैंने अपना हेलमेट और गोप्रो को मर्ज किया और वहाँ से फिर मेरी मोटो व्लॉगिंग जर्नी जो है वो चालू हो गई। और तब फिर मेरे को पता चला कि व्लॉगिंग भी एक कम्युनिटी होती है। उससे पहले अपन सिर्फ वाइन्स देखते थे क्योंकि भुवन बाम चल रहा था, आशीष चंचलानी चल रहा था, अमित बड़ाना चल रहा था। व्लॉगिंग तो अपन ने देखी नहीं थी ना। यूट्यूब भी उस टाइम पे जब उठा था तब इन लोगों की वजह से उठा। तब पता चला मुंबईकर निखिल करके, हमारे जो रेस्पेक्टेड मुंबईकर निखिल भैया हैं, ठीक है, उनके व्लॉग्स मैंने देखना चालू किया, जो इंडिया के नंबर 1 और पहले व्लॉगर, इवन आज भी मेरे नज़र में तो वही नंबर 1 है कंटेंट के मामले में, ठीक है, क्योंकि काफी बढ़िया कंटेंट बनाता है, ना कोई क्लिक बेट, ना इधर उधर की भी नहीं, ना कंट्रोवर्सी, ना क्लिक बेट। भाई वो बंदा चाहे तो कितनी कंट्रोवर्सी और कितनी क्लिक बेट दिखा सकता है और अपने चैनल को ग्रो कर सकता है, लेकिन वो बंदा वही जेन्यून चीज़ दिखाता है। बहुत जेन्यून चीज़ है, मुझे बहुत बहुत अच्छा। गिने चुने कुछ ही व्लॉगर्स थे जिनको मैं देखता था। पहला मोहम्मद सलीम खान, ठीक है, बंदे का कंटेंट एक नंबर। दूसरा अपने मुंबईकर निखिल भाई, उनका भी एक नंबर कंटेंट। तीसरा मैंने देखना चालू किया था तो फ्लाइंग बीस्ट को मैं तब से देख रहा था जब उनके 2,000 सब्सक्राइबर कुछ थे। अब तो मिलियंस में हैं उनके, लेकिन 2,000 सब्सक्राइबर थे, तब से मैं उनको देख रहा था। तो इन तीनों को देखते देखते मेरे अंदर इंस्पिरेशन आया कि मुझे भी व्लॉगिंग में जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मैं सोच रहा था कि यूट्यूब में किस फील्ड में जा सकता हूँ। अनबॉक्सिंग अपन कर नहीं सकते, जेब में नहीं है पैसा, क्या करेंगे भाई, काय की अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है। वाइन्स अपन से बन नहीं रही थी, अपन ने ट्राई किया, वो एक जिम वाला ट्राई किया, उसके बाद अपन से नहीं बनी, ठीक है। फिर मुझे तीसरा ऑप्शन लगा कि लाइक व्लॉगिंग करके देखते हैं। और जब मैंने व्लॉगिंग करना चालू करी, देन आई रियलाइज कि मैं व्लॉगिंग के लिए ही बना। तो थैंक्स टू मुंबईकर निखिल, MSK भाई और अपने गौरव तनेजा सर, इन तीनों के वजह से अपने अंदर इंस्पिरेशन आया और अपन ने व्लॉगिंग करना चालू करी और अपन व्लॉगिंग फील्ड में आ गए। फ्लाइंग बीस्ट ने तो ये भी मतलब सिखाया लोगों को यार कि कैसे घर वालों को मोनेटाइज कैसे करते हैं। तो खैर देखो, जैसे ब्लॉगिंग का बताया शिवम ने कि ब्लॉगिंग इन्होंने मतलब कैसे घुसे, ये उसमें भी अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी नहीं, जॉनरे अलग अलग है। अब बन गया है वो तो, अब जैसे हाँ कहते हैं कि अपना ट्रैवल अलग हो गया, मोटो अलग हो गया, है ना। उसमें भी जैसे टूर का अलग होता है ना, जैसे कई लोग टूर करते हैं बाहर के, सिर्फ उसी का ब्लॉग करते हैं, सिर्फ और मतलब ऐसा, हाँ ट्रैवलर्स वाला। इसके अलावा एक हो गया है अपना नया ब्लॉगिंग, जो सौरभ जोशी, क्या कहते हैं उसको, डेली ब्लॉगिंग है वो तो पहले से चली आ रही, मुंबई से, हाँ। आज भी डेली ब्लॉग बनाते हैं, गौरव तनेजा भी डेली ब्लॉग, मुंबई का MSK भी डेली ब्लॉग वाले ही हैं। लेकिन वो घर वालों को इन्वॉल्व करना, उसमें उनको मोनेटाइज करना। पहले ब्लॉगिंग में ऐसा था कि लाइक लोग बाग दिखाते, पहले जो हमने जितने भी ये जो मुंबई का निखिल की बात कर लो, ये ट्रैवलिंग से उठे, MSK की बात कर लो, ट्रैवलिंग से उठे। तो इन लोगों का कंसेप्ट था ट्रैवलिंग करना, लाइक इंडिया को एक्सप्लोर करना, साथ ही साथ वो जगह दिखाना जो किसी ने नहीं देखी। मुंबई का निखिल कहाँ से उठे, जब उन्हें लद्दाख ट्रिप किया, उनने पहली बार यूट्यूब पे लद्दाख को दिखाया, ठीक है, कि लद्दाख भी एक जगह है।
जहां आज जितने भी यूट्यूबर हैं, मोटो व्लॉगर हैं, मैं कह रहा हूँ 100% जो बंदे हैं वो लद्दाख घूमने जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मुंबई करने के। क्यों? क्योंकि उनने दिखाया। तो एक कम्युनिटी होती थी मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी, जिसका काम बस ये होता था कि हम कहीं घूमने जाएंगे, उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, तो अपने जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ में शेयर करेंगे, सो दैट कि लोगों को पता चल पाए कि ये भी एक जगह है। राइट। फिर आए फ्लाइंग बीस्ट। फ्लाइंग बीस्ट ट्रैवलिंग तो करी नहीं, उनने दिखाना क्या चालू किया, उनने खुद को दिखाना चालू किया। लाइक अपनी रूटीन, मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरी फैमिली ये वो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से तो फैमिली चालू हो गई। अब आज की एक जो कम्युनिटी है जिसको तो आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, वो सब दिखा देगा। आज के टाइम पे पहले मोटो व्लॉगिंग होती थी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कि भैया मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करने के लिए मैं जा रहा हूँ तो मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब आज के टाइम में मोटो व्लॉगिंग क्या हो गई है, मैं घर से निकल रहा हूँ, 1 किलोमीटर जा रहा हूँ, न्यू मार्केट जा रहा हूँ, फलाना जा रहा हूँ, मैंने कैमरा लगा लिया, हेलमेट लगा लिया, कैमरा नहीं है तो अब तो मोबाइल भी लग जाते हैं। हाँ, देखा है मैंने। बस रास्ते में जाऊंगा, इसकी माँ की करूंगा, उसकी बहन की करूंगा, कहीं इससे बढ़ जाऊंगा, कहीं उससे बढ़ जाऊंगा, आज तो इससे लड़ाई हो जाएगी, कल उससे लड़ाई हो जाएगी, कहीं ये लड़की ठुक गई, कहीं ये हो गया। अब ये बची है मोटो। हाँ, इसी बारे में बात करना था कि क्लिक बेट, हाँ, जो आई थिंक ब्लॉगिंग कम्युनिटी को भी धीरे धीरे गंदा करता जा रहा है। क्योंकि देखो जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती है, लोग अपना माइंड लगाते हैं, क्रिएटिव माइंड लगाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट अपनाते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि चीज़ों को हम एक्सपेंड करें, वो क्या करते हैं कि संकुचित करते जाते हैं चीज़ों को और गंदा करते जाते हैं चीज़ों को। जैसे देखा होगा कि पुलिस वालों के साथ हमने ये कर दिया, ठीक है, ये लड़की की गाड़ी ठोक दिया, लड़की ने हमें ठोक दिया गाड़ी, तो हाँ, तो इस तरीके की चीज़ें जो आज के समय में हो रही है, तो किसी को एक्चुअली में इन्वॉल्व होना है तो भाई क्या है कि मिनी ब्लॉग भी नया आ गया है, तो लोग कुछ भी कर देते। तुम भी बनाते हो खैर मिनी ब्लॉग? बनाते अपन भी हैं, लेकिन क्या है कि जो सिनेरियो चलता है भाई चलना पड़ता है। तो हाँ, वो समय के साथ तो हर आदमी को जाना पड़ता है, वो सीधी बात है। जब लोगों को गंदगी पसंद है तो दिखाओ। ऐसा होता है कभी मन में आता है? मन में लाइक ऐसा आता तो नहीं है, हाँ। लेकिन पता दूसरों को देख के ये चीज लगती है, जब आप अच्छे रास्ते पर चलो और दूसरों को देखोगे कि वो गंदगी वाले रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे तुमने बोला लड़की से ठुक गए, ये हो गया वो हो गया, भाई मतलब ये पूरा क्लिकबेट है, पूरा लोग समझ नहीं पा रहे उसका कंसेप्ट क्या है। अब ये सुनने में बुरा लगेगा लेकिन ये रियलिटी है। क्यों? पहले 10-15% लोग जो थे वो क्रिएटर थे, बाकी के 80-85%, 90% जो थे वो व्यूअर्स थे। ठीक है, नेट इतना था नहीं, मोबाइल इतने अच्छे थे नहीं, ठीक है, लोगों की जेब में इतना पैसा था नहीं, फाइनेंस होते नहीं थे, ठीक है ना, EMI पर चीज़ें आती नहीं थी, तो व्यूअर्स जो थे वो कम थे। कंटेंट बनाने वाले जो थे, ठीक है, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का कंटेंट बनाते थे, क्योंकि और जो देखते थे वो एक अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, क्योंकि उन्हीं के पास इंटरनेट था, अच्छा मोबाइल था, आईफोन था। देख बुरा लगेगा, ये चीज़ रियलिटी है, सुनने में बुरी लगेगी लेकिन ये रियलिटी है। अब क्या हुआ, जब मिडिल क्लास वालों के पास तक अच्छे मोबाइल पहुंच गए, मिडिल से भी मिडिल और जो नीचे के लोग हैं ना उनके पास भी, बट यहाँ पर क्या हुआ, अगर जैसे अपन एक नॉलेज की बात करते हैं ना, तुम पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ या जो भी है, तो हमारी पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी को माइंड में रखती है चीज़ें कि हाँ सोच का फ़र्क है। अब क्या हुआ, जब ऊपर के लोग थे उनकी सोच वैसी थी, अब तुम समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब और नीचे मिडिल क्लास वाला आया उसकी सोच अलग हो गई, जब और नीचे आया उसकी सोच अलग हो गई। अब जो नीचे से बंदा है, जुग्गड़ बस्ती वाले कह लो या फिर इस्लाम वाले कह लो, या जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी या फिर जो भी कह लो, उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनको चाहिए बस लड़ना भिड़ना मिर्च मसाला, उनको नहीं चाहिए कुछ भी अच्छा, उनको तुम्हें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर आ गया रील का ज़माना, रील में क्या दिख रहा है, बस वही चीज़। रील क्यों चल रही है, बड़े लोग नहीं देखते, आप देखो उनके पास तो टाइम नहीं है, बट जो छोटा मोटा इंसान है, घर का इंसान है, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, देरा बत्ती मिला के उसमें मच रही गंद, उनको देखना पसंद आ रही गंद। क्या, मैंने बाइक चलाई, बाइक चलाते जाते एक लड़की से भिड़ गया, अब देखना है कि लड़की से भिड़ गया तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लड़की से भिड़ गया। बट ये लोग ये नहीं समझ रहे, ये लोग मार्केट में गलत इमेज भी बना रहे हैं। मार्केट में ये लोगों को और गलत, मतलब वो कहते हैं ना, जो हवा चलती है ना तो वो पूरी चलती है। अब मोटो व्लॉगिंग में एक हवा चली लड़की से भिड़ने वाली, तो आए दिन कोई ना कोई किसी से भिड़ रहा, तो ये आप जो बनाते हो, लोगों को दिखाते हो, वही दूसरे और उसी चीज़ को, लेगेसी को आगे इन्फ्लुएंस होते हैं उससे, इन्फ्लुएंस होते हैं। ये कपड़े चेंज करती हुई दिखा रही है, हम भी दिखाएंगे, इसमें क्या कमी है। पहले एक टाइम था, वो मतलब कहते थे ना, ब्रा की स्ट्रिप भी दिखती थी तो लड़की शर्माती थी, और आज एक टाइम है आप शर्मा जाओगे लेकिन वो नहीं शर्माएंगे, आपको अपनी नज़रें हटानी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, करते रहें आप, हम भी देखते हैं रील्स, ऐसा नहीं है। तो भाई वाली सब देखते हैं तो यहाँ बैठे सभी देखते हैं। तो शिवम ये बताओ कि
कुछ कहानी किससे ब्लॉगिंग करते टाइम ऐसा कुछ घटना हुई हो, क्या मज़ेदार घटना हो, या फिर ऐसी घटना जिससे तुम याद करना ही नहीं चाहते, मतलब तुम चाहोगे नहीं कि वापस से मेरे साथ ऐसा घटे, मतलब एक ऐसी जो फुल इंटरटेनमेंट होना चाहिए कि यार हाँ आज तो मज़ा ही आ गया। हाँ। और दूसरा जिसको तुम कभी जीवन में नहीं चाहोगे रिपीट हो जाए। देख, एक मेरा वीडियो है जो अभी भी व्यूज़ दे रहा है मेरे को, कि होशंगाबाद जा रहे थे, मैं और मेरा भाई मोनू, हम लोग होशंगाबाद जा रहे थे। मेरे बगल से एक बस निकली, हार्डली 5 से 10 सेकंड का फ़र्क रहा होगा। मेरे बगल से एक बस निकली और वो होशंगाबाद रोड पे टर्न नहीं है, तो बस 10 सेकंड पहले ही वो मेरी बस मुझसे आगे निकली है और वो टर्न लेती है, और मैं जब टर्न लेके देखता हूँ तो वो पूरी बस एक खड़े हुए ट्रक में जाके भिड़ गई, और आधी बस जो है ना पूरी ट्रक में घुस चुकी है। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, देखा कि अभी ये बस 10 सेकंड पहले मुझसे बगल से निकली और वो जाके ठुक गई। भाई मतलब उस बस में से निकला हुआ हर एक बंदा ना ऐसे आंखों के सामने आज भी मतलब आता है याद, कि किसी की टांग टूट गई है, किसी का सर फूट गया है, किसी की आंख फूट गई है, खून से लथपथ हो रहे हैं लोग बाग, मतलब वो व्लॉग है आज भी। हाँ, वो ब्लॉग है शिवम भोपाली चैनल हाँ, पे। इतना खतरनाक, क्लिकबेट नहीं है उसमें, क्लिकबेट नहीं है, वो ओरिजिनल है। वो तो बस ओनली मेरे सामने हो गया है वो चीज़, वो वाली चीज़ है भाई। मतलब लोगों को देखा ऐसे, मेरा हाथ ऐसे काँप रहे थे देखते हुए कि 10 सेकंड पहले ये बस मेरे सामने से निकली है, ठीक है। और अगर थोड़ा आसपास का मामला होता तो उसमें अपन भी आ सकते थे, ठीक है, अपन भी आ सकते थे। और 10 सेकंड अगर बस मेरे बगल में ही चल रही होती तो अपन भी आ सकते थे। तो वो मंजर था मतलब। और दूसरा है, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जब हम ट्रैवलिंग करते हैं। एक और इंसिडेंस था, मैं ट्रक के बगल से जा रहा हूँ, सिर्फ 5 सेकंड का फर्क रहा होगा कि मुझसे पीछे ही हूँ, मैं उसके पास पहुँचने वाला था और उसका टायर होता बस्ट भम करके। इतनी तेज बस्ट हुआ चलती टायर के, उसके आजू बाजू जितने कंकर पत्थर थे ना सब ऐसे जैसे लग रहा था किसी ने बुलेट फेंक फेंक के मार रहा हूँ। मेरे हेलमेट पे पूरे स्क्रैच, ठीक है। और जब टायर फटा उसके चीथड़े, मैंने ये सोचा उस दिन कि भगवान अगर 5 सेकंड और मैं आगे होता और वो टायर बिल्कुल मेरे बगल में फटता तो क्या होता, उसका जो ब्लास्ट आता मेरी बाइक पे आता तो क्या होता। हो सकता है कि पूरी बाइक डैमेज हो सकती थी, हो सकता था खुद को हार्म होता है, हार्म हो सकता था, बहुत सारी चीजें। बाइक तो फिर भी बन जाती, कोई दिक्कत ही नहीं थी, खुद को अगर हो जाता तो फिर तो। ऐसे मोटर ब्लॉगिंग में बहुत कंसेप्ट भाई। अभी लद्दाख का था, मैं लद्दाख जा रहा हूँ। हाँ, उस पे आने ही वाले थे कि तुमने लद्दाख का जिक्र किया था, मुंबई का निखिल की जब बात करी थी तुमने, तो लद्दाख की ट्रिप का प्लान कैसे बनाया तुमने? क्योंकि वो तुमने सोलो किया था, एक बंदा साथ में गया था, वो साथ में सपोर्ट भाई ने मुझे भी बोला था चलने के लिए, लेकिन हम उस समय थोड़ा उलझे हुए थे अपने जद्दोजहद में, नौकरी पानी के पैसे कमाने में लगे हुए थे, कमा नहीं पाए, खैर अलग बात है। ठीक है, तो लद्दाख की ट्रिप का प्लान करना, उसके पहले तुमने एक बाइक ली लद्दाख के लिए, ठीक है, तो पूरी प्लानिंग सिर्फ अकेली बाइक नहीं थी वो, बहुत कुछ मैंने तैयारी करी, ठीक है। और बजट के हिसाब से ऐसा था कि बजट तो अपने पास वही वाली चीज थी, नौकरी छूट चुकी थी अपनी, तुम्हें पता ही है कि नौकरी अपनी जा चुकी है, ठीक है। अब अपन टोटली टैटू के प्रोफेशन में आ गए। अब अपने पास जैसे जैसे पैसे इकट्ठे होते गए, अब मुझे पता था कि मैं रिसर्च कर रहे थे, तो पहले बात तो लद्दाख का कैसे बना। तो मुंबई का निखिल का जब मैंने वीडियो देखा था ना, उसी टाइम माइंड में आ गया था कि मुझे भी एक बार लद्दाख जाना है, मुझे भी एक बार लद्दाख जाना है, ठीक है। अब ये सपना था मेरा 2018 का, 3-4 साल पुराना सपना, ठीक है। अब लद्दाख जाना तो उसके लिए प्रिपरेशन अपने पास थी पल्सर 220। अब दिल में हिचकिचाहट ये आती थी पल्सर 220 से जाए नहीं जाए, वो बंद भी हो जाती थी। हाँ, वो बंद भी हो जाती थी। हमने एक सफर किया था, ठीक है, वो बीच में बंद हो जाती थी, मांडू, उसमें बात करेंगे। उसका टाइटल रखा था 4 गांडू चले मांडू जो कि हम पहुंच भी नहीं पाए मांडू भाई वो, लेकिन सफर बहुत एंटिक सफर था वो। मतलब पूरी भरी बरसात में जा रहे हैं, हमने लोगों को इस पे आते पहले लद्दाख से, अपन लद्दाख में कैसे क्या, लद्दाख पे रहते पहले। तो लद्दाख का अपना सपना था, ठीक है। अब लद्दाख ऐसा नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे मिथ सुने हैं लद्दाख के बारे में कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, खाई है, बहुत ठंड है, वाटर क्रॉसिंग है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो बहुत सारी मिथ सुनी है। अब वाटर क्रॉसिंग है तो आपको वाटर प्रूफ शूज़ चाहिए, क्यों? क्योंकि पानी में पाँव गया और ठंड में पाँव जम गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको वाटर प्रूफिंग शूज़ चाहिए, और सस्ते तो आते नहीं है। 8,000 रुपये का मिनिमम एक शूज़ आता है जो आता है, ठीक है ना। अब आपको ग्लव्स ऐसे चाहिए जो आपको ठंड से बचा सके, साथ ही साथ बारिश से बचा सके। अब उनकी कीमत 4-5 हज़ार रुपये के वो ग्लव्स आते हैं। दूसरा, आपको एक राइडिंग जैकेट चाहिए क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए। अगर एक अच्छी से अच्छी राइडिंग जैकेट लेने के लिए जाओगे तो 10,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अपने राइनॉक्स की जो ली वो 16,000 की कीमत पर रहता है, उसमें विंटर लाइनर, रेन लाइनर सब कुछ है। फिर आपको एक अच्छी बाइक चाहिए जो आपके लगेज को कैरी करके आपके साथ लेके जा सके। फिर अपना जब अपन काम करते थे जॉब, तब नई नई हिमालयन लॉन्च हुई थी और अपने दिमाग में बस हिमालयन बैठ गई थी कि ये बाइक मुझे लेनी है।
और मैं गया शोरूम पर पता करने के लिए, तब 2,60,000 कुछ की उसकी कीमत आती थी, और फाइनेंस नहीं हो सकता था क्योंकि अपन ऐशबाग में रहते थे, ठीक है ना, और ऐशबाग के नाम से ही लोग फाइनेंस नहीं करते थे, ठीक है। ऐशबाग जो है वो एक जगह है भोपाल में जहाँ पे फाइनेंस नहीं, सिमें देना है ना, छोटी से छोटी चीज के लिए मना कर देते लोग। हाँ, फाइनेंस तो मतलब आज तक मेरे नाम पे कभी कुछ फाइनेंस नहीं कार्ड हुआ भी था। नहीं देते वहाँ तो। कुछ भी नहीं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं देंगे हाँ। आपको। उनने सुन लिया कि आप ऐशबाग से हो, आपको कुछ फाइनेंस नहीं होता। कॉल काट देते भाई मुंह पे, हैं? कॉल काट देते मुंह पे, मुंह पे आप जाओगे, वो आपका एड्रेस देखेंगे, आधार कार्ड पे पिन कोड डालेंगे, वहां आ जाएगा बैन है वो जगह। वो बैन तुम्हें पता है क्यों है? हाँ मालूम है। वो क्यों है वो तुम्हें पता है। तो अपने नाम पे कभी कुछ फाइनेंस होता नहीं था, बाइक भी फाइनेंस नहीं होती थी, तो अपन ने फिर ठीक है लेंगे। फिर जब अपन वहाँ से निकले, अपन ने दिमाग में था कि लेनी हिमालयन ही है, तो अपन ने फिर हिमालयन ली, ठीक है। हिमालयन लेने के बाद अपन ने 3 साल में पूरी सारी चीज़ें इकट्ठी करी। जैसे एक हेलमेट में इंटरकॉम डिवाइस लगता है, सो दैट मैंने फिर इंटरकॉम डिवाइस लिया, गोप्रो लिया, Insta360 लिया, बाइक ली, हेलमेट जो अपने लिया, राइडिंग जैकेट, बूट्स, ग्लव्स, सब, पेनियल्स, टॉप बॉक्स, इवन गाड़ी में लाइट भी लगवाई अपन ने, फॉग लाइट, सो दैट कि अपन को रात में ट्रेवल करना है, रात में ट्रेवल करना है तो लाइट अच्छी हो, तो अपन ने लाइटें ली, सब कुछ अपना पूरा सेटअप जब अपना कंप्लीट हो गया, देन फाइनली अपन ने डिसाइड किया कि अब ये टाइम है जब हम लद्दाख जा सकते हैं, और फिर हम निकल पड़े। कितना खर्चा आया? खर्चा तो जैसे मान के चलो किसी को जाना हो, नहीं तो खर्चा सिर्फ लद्दाख का खर्चा या पूरा ये सब पूरा कम। पहले तो तुम बाइक का बताओ कि तुमने जब बाइक उसको पूरा प्रिपेयर कराया, क्योंकि वो तो ऐसे तो है नहीं कि नॉर्मल बाइक अपन लेके चलेगा नहीं, उसमें तुमने लगेज उसके लिए बनवाया था, अलग से लगवाया था, लगेज कैरी कर सको, और पेट्रोल का भी था, एक पेट्रोल का तुमने वहाँ, वो सारी चीज़ें थी, और साथ में उतनी दूर बाइक जा सके। हाँ। तो पहले तुम बाइक का बताओ कि सिर्फ इन सब चीज़ों में कितना खर्चा किया अपने ऊपर और बाइक के ऊपर? बाइक पे पूरा खर्चा करते करते वो बाइक मेरे को 5 लाख रुपए की पड़ी पूरा। क्या बात? टॉप बॉक्स, पेनियल्स, जेरिकन, लाइट, इवन जो भी मतलब उसका जो क्रैश गार्ड है वो एक नज़र में पसंद आ गया था। उस क्रैश गार्ड की कीमत अकेले 10,000 रुपये, मतलब जो गाड़ी को बचा ले। फिर अपन ने हेडलाइट ग्रिल है, अब जो लाइट अपन ने लगाई मेडडॉग अल्फा, उसकी कीमत आती है 15,000 रुपये। जो टॉप बॉक्स लगाया, ठीक है, वो भी 15,000 का। फिर जेरी अपने साइड पेनियल्स आ गए उस पर, और ऐसे करते करते पूरी बाइक जब तैयार करी तो 5 लाख रुपए की अपन को सिर्फ बाइक की बाइक पड़ी, सिर्फ उसका खर्चा। आने जाने में देखो क्या है, अपन अपने हिसाब से रहता है, बजट के हिसाब से। मेरे को 1 लाख रुपए समथिंग खर्चा बैठ गया था 2 लोगों का कंप्लीट। हाँ, पेट्रोल सही सब कुछ 1 लाख रुपए, 1 महीने का ट्रिप था मेरा। यहाँ पर हमने कॉस्ट कटिंग करी थी होटलों में। हम सस्ते होटलों में रुके, 1,000-1,500 रुपये का होटल, वही 100-200 रुपये का खाना, बस। इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया क्योंकि हम कम बजट था ना, और पूरा कंप्लीट भी टूर करके आना है। देख लो भाई, 1 लाख रुपए कम बजट था, 5 लाख की गाड़ी पे लगा दिया 5 लाख रुपए जैकेट मैकेट ये वो खरीदने में। भाई मैंने देखा तुम्हारे अंदर शौक भी है थोड़े ऐसे कि महंगी चीज़ें लेनी है, अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छी चीज़ें इन द सेंस, हाँ अच्छी लेनी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं इनके अंदर पैशन होता है, लेकिन वो हो सकता है इस वजह से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या फिर उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है कि जरूरी थोड़ी कोई, अब भाई नहीं ले सकता कोई 20,000-15,000 की जैकेट, तो उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव है। खैर मैंने भी इनको एक जैकेट दी थी, याद है, वो थी राइडिंग जैकेट भाई, इससे अच्छा बजट। और वो जैकेट आज भी मेरे पास रखी है, ठीक है। मेरा पास हेलमेट था, नियॉन कलर का हेलमेट था, मैंने राइनॉक्स के नी गाइड लिए थे, वो भी नियॉन कलर के थे। अब मेरे पास जो जैकेट थी ना, वो नियॉन कलर की नहीं थी। ये एक दिन जैकेट लेके आया, ठीक है, मेरी दुकान पे आता है जैकेट पहन के, पैतरन बस माचो बन गए। मैंने बोला ये जैकेट लेके आया यार, बहुत अच्छी लग रही, राइडिंग वाली कहाँ से लाया? तो इसने बोला वो नूतन के बाहर जो वो जैकेट बेचने वाले बैठे रहते ना, उससे लेके आया। कितने की लेके आया? 500 रुपये, 450 रुपये। मैंने कहा 500 मुझसे ले, जैकेट मुझे दे। मैंने निकाल के 500 दिया, जैकेट हटा लिया, बेचारा नई की नई जैकेट लेके आया। तो वो जैकेट आज भी मेरे पास है। मैं कभी कभार जैसे छोटी मोटी राइड करना होता है, बहुत अच्छी जैकेट है, मैंने आज तक संभाल के रखी है। फिर मेरी पूरी किट मैच करने लग गई थी, नियॉन हेलमेट, नियॉन जैकेट, नियॉन कलर का नी गार्ड और मास्क। तो वो सागर भाई की जैकेट है। तो भाई ये बताओ, जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यार बजट नहीं है उनके पास, है ना, और जाना है तो खर्चा तो लगना ही है, लेकिन कम से कम कितना खर्चा किया जा सके कि लोग लद्दाख की ट्रिप प्लान कर सकें? ये भी बताना, स्प्लेंडर से जा सकते हैं क्या अपन? देख अभी जिस तरीके के रोड है ना, हाँ, रोड इतने अच्छे हो गए हैं कि तू स्प्लेंडर से क्या, तू तो स्कूटी पेप से भी जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि रोड बहुत अच्छे हो गए हैं। बट हाँ, अगर अब यहाँ बात करें हाई एल्टीट्यूड पे जाने की, चढ़ाई करने की, तो वहाँ पे गाड़ी दम तोड़ देगी, ये बात कंफर्म है। आपको अगर नॉर्मली लद्दाख तक जाना है, ठीक है, अच्छी बात है, आप जा सकते हो, रोते गाते पहुँचोगे, ये कंफर्म नहीं है, चले तो जाओगे, बट वो गाड़ी बीच में कंधे पर रख के आएगी या तुमको लेके आएगी, कोई भरोसा नहीं,
ठीक है ना, वो एक अलग बात है। बट लेकिन रिस्क ना लिए जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये सब बहुत सारे लोग करते हैं, कोई स्कूटर से भी जा रहा है, लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, सिर्फ अच्छा अच्छा पार्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। हम स्कूटर से गए, मैं भी गया जब लद्दाख में, देखा स्कूटर से गए। एक बंदा जो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि वो स्कूटर से गया। वहाँ पे साइकिल से भी लोग बाग राइड कर रहे हैं, ऑल इंडिया राइड कर रहे हैं। तो क्या होता है कि करने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब रियलिटी पे आते हो ना तो बहुत बहुत तकलीफदेह होता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मतलब मैं तो बोलूँगा ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अनटिल अनलेस आपको इस चीज़ से सिंपैथी गेन करनी है कि बंदा साइकिल से गया, मतलब समझ रहे हो, अल्लाह की बिल्कुल, तो जा सकता था वो बाइक से भी, फ्लाइट से भी आ सकता है, लेकिन साइकिल से जाना आप समझ रहे हो कितनी मेहनत है। आज बंदा स्कूटर से जा रहा है, स्कूटर में कितनी सारी चीज़ें हो रही, लेकिन क्यों, लोगों को दिखाना है ना मेरे भाई, स्कूटर से गया, साइकिल से गया। तो ये व्यूअर्स गेन करने के लिए लोग बात करते हैं, वरना करने को हर इंसान कैसे भी कर सकता है। स्प्लेंडर क्या किसी भी चाहो अगर तो सबसे कर सकते हो, वरना तो हिम्मत नहीं है तो किसी से भी नहीं कर सकते। अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो ट्रेन से जाइए। ट्रेन नहीं जाती पहली बात तो वहाँ पर, नहीं, यहाँ से दिल्ली, जैसे कि यहाँ से दिल्ली आप जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, दिल्ली से फिर आप चंडीगढ़ चले जाओ, मनाली चले जाओ, मनाली से बाइक रेंट पे लेके चले जाओ, नहीं तो यहाँ से दिल्ली से बाइक रेंट पे लेके चले जाओ। वो मोस्टली लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से बाइक रेंट पे लेके जाते हैं, बट अपन तो अपनी बाइक यहीं से, अपनी जो कार्लोस है उसको अपन यहीं से लोड करके भोपाल से गए थे। क्योंकि अगर आप बाइक वाइक लेके जाना चाहते हैं तो उसमें खर्चा बहुत है, और वो आपको लगाना ही पड़ेगा। मुझे अब ये बताओ, जैसे कि यार टैटू आर्टिस्ट जो होते हैं, है ना, पहले तो ये बताओ कि धंधा कैसा चल रहा है टैटू का? एक नंबर बढ़िया चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है, अच्छी बात है, ऊपर वाले का रहमो करम है, मस्त चल रहा है। हाँ, लेकिन जब टैटू आर्टिस्ट की बात आती है तो लोगों के मन में यार शंका भी रहती है, और ऐसा भी रहता है कि भाई इनके मजे बहुत है। एक स्टैंड अप इनका आया था टैटू आर्टिस्ट के ऊपर, और जैसे हमने देखा कि आज के टाइम पे, है ना, कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक छवन करके, महेश छावन, हाँ, तो उसके जैसे वीडियोस लोग देखते होंगे। तो यार ये क्या है, मतलब वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, या फिर, क्योंकि ये तो एक क्राफ्ट है ना, ये तो एक आर्ट है, लेकिन आर्ट के साथ साथ अगर आप ऐसी चीज़ों को ऐड करते हो तो उनको मालूम है कि यहाँ से तो फेम मिल रहा है, इसलिए वो कंटिन्यू और उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। रिकग्नाइजेशन मिल रही है लोगों की तरफ से, लाइक्स आ रहे हैं भाई, है ना, अब इस पार्ट का दिखा देते हैं, है ना, ये मैडम तो यहाँ से आई हैं, इस पार्ट में बनवाने आई हैं। तो ये क्या रियलिटी है भाई? पहले ये महेश छावन, पहले तो मैं बोलूँगा कि बंदा अच्छा था पहले, ठीक है, क्योंकि जब मैंने अपने टैटू मतलब चालू किया था, मैंने महेश छावन के वीडियो देखे थे, तब 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर या 4,000 सब्सक्राइबर उनके। तुमने ही बोला था कि यार इस बंदे को चेक करो यार, ये, हाँ, मुझे बताया था, सब्सक्राइबर थे महेश छावन के। जब मैं उसको देखता था तब बंदा बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाता था, टैटू लर्निंग से रिलेटेड चीज़ बनाता था। बट जैसा मैंने कहा, हवा चलती है। अब यहाँ हवा किस चीज़ की चली कि इंस्टाग्राम पे फेम कमाना है, फेम कमाना है। फेम कैसे कमाना है? जब मैंने आपको बताया छोटे कपड़ों पे आ गए, तो आप क्या दिख रहा है, जब ऊपर के लोगों ने, नीचे के लोगों ने देखना चालू किया, उनकी मेंटेलिटी क्या है, किसी लड़की को देख के छोटी कपड़ी में लड़की दिखी तो मतलब माल लग रही है भाई। अब जो व्यूअर्स हो गए ना, व्यूअर्स निचली क्लास के लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, करें क्या, और वो देखना चाहते हैं गंद, सीधी बात है, ठीक है। अच्छा कंटेंट किसी को नहीं देखना, उनको गंद ही देखना। महेश छावन ने वही काम करना चालू कर दिया। बंदा आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, बट ऐसा हर कैटेगरी में छपरी आते हैं ना, छपरी, ठीक है, जैसे कि मोटो व्लॉगिंग में छपरी आ गए, व्लॉगिंग में छपरी आ गए, हर जगह छपरी वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो मेरी नज़र में वो बंदा टैटू की फील्ड का छपरी है और कुछ नहीं। हेलो गाइस, मैडम आज हमारे पास यहाँ से आई है, हमारे, तुझे क्या करना है? तू आर्टिस्ट है मेरे भाई, तेरा काम दूसरों का मनोरंजन करना नहीं है, तेरा काम है लोगों को अपनी आर्ट से अच्छा सा, जैसे यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, सनी भानुशाली, एलियंस टैटू की बात करें, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का काम है। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और इन सभी लोगों के टैटूज बनाने वाले अपने सनी भानुशाली, जिनको मैं आइडल भी मानता हूँ अपना भाई, वो बंदा इतना क्लासिक बंदा है ना, पूरे इंडिया में टैटू के स्कूल खोल के रखे हैं उस बंदे ने, लेकिन एक रील नहीं है कि ऐसी कि एक रील कोई छपरी पन्ने वाली हो जाए। वहीं महेश छावन को देख लो, काम वो भी अच्छा है, लेकिन उसने छपरी वाला रास्ता चूज़ किया यहाँ से। और दूसरी चीज़, उस बंदे ने डिग्निटी को जो मतलब बेकार किया है ना टैटू इंडस्ट्री में। टैटू आर्टिस्ट, जैसे मैंने बताया, अब दूसरे टैटू आर्टिस्ट ने देखा कि अरे ये तो ये वाला काम कर रहा है, हम भी करेंगे, ये मैडम यहाँ से आई, ये मैडम यहाँ से आई है, और उनने भी वही काम। भाई आप ये सोचो, किसी की घर की बहू बेटी है, वो आपके पास टैटू बनवाने आ रही है। आप मोस्टली महेश छावन के वीडियोज़ में देखना, लड़कियाँ फेस कवर कर लेती हैं, ठीक है। या तो ये है कि महेश छावन ये कंसेप्ट रखता होगा, आपको मेरे से वीडियो बनवाना तो रील तो बनवानी पड़ेगी, हम आपका फेस नहीं दिखाना, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है भाई, टैटू की चेयर भी होती है, तुम्हें टैटू बनाना है, अब वो लेगा, पहले थाईस पर पाँव रखेगा और बनाएगा, वो बंदा बिल्कुल जूम करके बनाएगा बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहे हो? आप आर्टिस्ट अच्छे हो, ठीक है, लेकिन वही है, आप बस वो नीचे के जो लोगों की जिनकी सोच वहीं तक है ना,
अब दूसरे टैटू आर्टिस्ट वही काम करते हैं, हालांकि ये मैडम यहाँ से आई हैं। तो इससे हो क्या रहा है, लड़कियाँ लोग जो टैटू बनवाने के लिए जाती थी अब वो थोड़ी बिचक रही हैं। वो तो मुंबई है तो गंद बहुत ज़्यादा है वहाँ तो, ठीक है, बट ये वाली जगह पे अब लड़कियाँ लोग फिर जाना पसंद करेंगे क्या? आपको आपके पास आ क्यों रही हैं? प्राइवेसी को लेके आ रही हैं और आप गंद मचा रहे हो। तो महेश चावन सिवाय टैटू एज अ छपरी टैटू आर्टिस्ट के अलावा कुछ नहीं है। जैसे तुमने बताया, जैसे इनने बोला कि लाइक महेश चवन का काम बताया इनने कि भाई पहले वो वास्तव में अच्छा काम करता था, और शिवम ने ही मुझे बताया था भाई ये बंदा है और ये अच्छा काम करता है, क्योंकि उसके पोर्ट्रेट वगैरह जो आते थे वास्तव में अच्छे लगते थे और पहले बहुत क्लास कंटेंट था। लेकिन यार उसमें किसी आर्टिस्ट की भी हम गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि यार क्या होता है ना कि यार सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए, और फेम आता है तो पैसा साथ में आता ही है, घर भी चलाना है। तो अब लोगों को पता है कि भाई मास ऑडियंस चाहती क्या है, तो अगर कोई उसको केटर कर रहा हो तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरा ऐसा, क्योंकि मास ऑडियंस तो वही है ना, व्यूअर अगर उसको देख रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, है ना, तो उसमें लोगों की भी गलती है ना उतनी, तो सामने वाले की क्या गलती हो सकती है? मेरा अपन ये मान के चलो, लोग वही देख रहे हैं जो आप दिखा रहे हो, ठीक है, लोग वही देख रहे हैं। लोग आपसे नहीं बोल रहे कि महेश भैया किसी की छाती दिखा दो या महेश भैया किसी की वो दिखा दो, नहीं बोल रहे ना, ये तो आप उनको दिखा रहे हो ना, आप उनको दिखा रहे हो, तो लोग वही देखेंगे जो आप दिखा रहे हो। अगर आप अच्छा दिखाना चालू कर दोगे तो लोग भी अच्छा देखना चालू कर देंगे, लेकिन आप ही लोगों के दिमाग में गंद भर दोगे तो वो अच्छा कहाँ देखेंगे? आप मुझे ये बताओ, ये वाला कंसेप्ट है ना, मैं क्या कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो है ना, लोग तो वही देखेंगे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो मेन चीज़ ये है, व्यूअर्स नहीं बोल रहे तुमको महेश भैया यहाँ टैटू बना के दिखा दो वहाँ, ये आप दिखा रहे हो क्योंकि आपको पता है लोग यही देखना चाह रहे हैं और यही कंटेंट आपका चल रहा है, इससे आपको फैन फॉलोइंग मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, आपको गेन नाम मिल रहा है। लेकिन आप कहीं भी देखो, कोई भी टैटू आर्टिस्ट, एक डिग्निटी टैटू आर्टिस्ट से पूछना, कोई भी उसके मतलब उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। क्यों? सिवाय उस छपरी काम के, क्योंकि वो पूरी टैटू आर्टिस्ट की कम्युनिटी को सिवाय गंद मचाने के कोई काम नहीं कर रहा। मुझे ये बताओ भाई कि टैटू आर्टिस्ट जो है ना, एक क्राफ्ट जैसे हमने बात करी, हाँ, अब जैसे कि मान के चलो डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है तुम्हारा जीवन बचाने का, ठीक है। तुम्हारी वाइफ है, अगर प्रेग्नेंट है, अगर यही काम डॉक्टर करने लग जाएंगे, अरे हेलो गाइस आज ये मैडम आई है हमारे पास डिलीवरी कराने के लिए, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको डिलीवरी, कैसा लगेगा तुमको? नहीं, लेकिन डिफरेंसेस है ना, लेकिन प्रोफेशन का डिफरेंस है, प्रोफेशन का डिफरेंस है, लेकिन डिग्निटी भी तो है ना, वही वाली चीज़ में डिग्निटी है कि नहीं है? वो अपना काम करते हैं, वो भी सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है टैटू आर्टिस्ट के भी वही काम है, ठीक है ना। आप चाहो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अपन दिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग लोग देखेंगे, मजे लेंगे, तुम्हारा नाम चलेगा। और अगर अपन बात करें तो यार इस इंडस्ट्री में टैटू का अगर अपन बात करें तो कितनी इनकम हो जाती है और किस हिसाब से टैटूज जो है वो कैसे बनते हैं, लाइक उसमें क्या चार्जेस होते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताओ। देखो बेसिकली जो टैटू के चार्जेस होते हैं वो हर आर्टिस्ट के अलग होते हैं, अपने काम के हिसाब से होता है। और रही बात टैटू इंडस्ट्री की, तो एक टाइम पे टैटू इंडस्ट्री बहुत क्लासिक इंडस्ट्री हुआ करती थी और अभी भी है, बट अब क्या है कि कहीं कहीं जगहों पे अब लोगों ने क्या करा, लोगों को ये दिखा कि टैटू की इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, ठीक है। क्या करें? कुछ नहीं करते, मशीन उठा लेते और अपन भी बनाना चालू कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की आ रही है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, प्रॉपर आर्ट नहीं है, ठीक है, और वो बनाने बैठ गए, ठीक है। अब दूसरा रेट, यहाँ पर रेट को लेके बहुत है। अगर मैंने बोला कि मैं भैया मेरे आर्ट के हिसाब से मैं 5,000 रुपये लूँगा, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भैया मैं 150 मतलब 1,500 में बना दूंगा। अब यहाँ लोगों की मेंटेलिटी ये है, देखो हर लेवल पे क्लास के लोग हैं, कोई 5,000 खर्चा कर सकता है, कोई 1,500। तो अब वो वाली चीज़ हो गई है कि अब लोग आके कंपेयर करने लग गए, अरे भैया वो तो 1,500 में बना दे रही है, आप 5,000 क्यों ले रहे हो? अब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो आर्ट है, वो आपकी बॉडी पे लाइफ टाइम रहेगा, आप एक गलती करोगे ज़िंदगी भर भुगतोगे। बट लेकिन ठीक है, अब इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोगों ने फीस लेके स्टूडेंट सिखाना चालू कर दिए। जैसे भोपाल में हमारे भी नामचीन लोग हैं, उनके स्टूडेंट भी आज हैं, और जिनने सिखाया उनसे ज़्यादा ऊपर पहुंच गए नाम के मामले में, ठीक है। जैसे महेश चवन के अपने स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर, टैटू नेटवर्क वाले, ठीक है ना। जब पहले धंधा नहीं चला, फिर वहाँ गए, महेश चवन से सीख के आए, महेश चवन ने यहाँ कंधे पे हाथ रख दिया, इनका बिजनेस ऊपर चला गया। तो टैटू इंडस्ट्री में वही चीज़ है यार, तो आप किसी के फेमस के पास से सीखते हो, उसका नाम लेके टैग लेके जाते हो और आपका धंधा चलने लग जाता है। और अगर आपके पास किसी का टैग नहीं है तब आपको बहुत दिक्कत होने वाली, जैसे अपन को होती, क्योंकि अपने ऊपर किसी का हाथ नहीं, अपन जो है सेल्फ हैं ना। अपने इंस्टाग्राम पे अपन तो साले रील डाल डाल के मर जा रहे हैं, अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, रील नहीं बढ़ रही,
ना ही अपने पीछे किसी का हाथ है कि इस फलाने से सीख के आया, इस फलाने से सीख के आया। तो वो वाली फील्ड है। बाकी अगर कोई टैटू की फील्ड में आना चाहता है तो मैं तो ये कहूँगा, खुद से अगर अच्छा आर्ट कर सकते हो और इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, बिल्कुल आओ। लेकिन प्लीज़ इस इंडस्ट्री में इसलिए मत आओ क्योंकि लड़कियां टैटू बनवाती हैं, पैसे बहुत मिलते हैं, लड़कियों को यहाँ वहाँ टैटू बनवाने को मिलता है। तो ये सोच लेके बिल्कुल मत आओ, वरना ये इंडस्ट्री एक टाइम बाद बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं बचेगी। गवर्नमेंट एक टाइम बाद इस इंडस्ट्री को बैन कर देगी, ये लिख के रख लेना। जैसे गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन किया, वैसे ही एक टाइम आएगा जब गवर्नमेंट टैटू आर्टिस्ट को बैन कर देगी, और उसका कारण बनेंगे यही छपरी टैटू आर्टिस्ट, लाइक महेश चौहान और यही लोग। टैटू इंडस्ट्री इंडिया में बैन हो जाएगी। अगर अपन बात करें जो टैटूज़ की बात कर रहे हैं, तो अभी अपनी क्या इनकम होती होगी? इनकम देखो यार, कोई एक स्लॉट बता दो। स्लॉट नहीं होता, वो टैटू आने के ऊपर। देखो कभी कभार सच बताऊं, महीने महीने बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, कभी कभार ऐसा होता है महीना महीना हम बैठे रह जाते हैं कि कोई नहीं आ रहा बनवाने के लिए, और जो आ रहे हैं वो इतने कम पैसे लेके आ रहे हैं कि जिसमें हमारा अंदर से जमीर ही गवारा नहीं करता कि इनको टैटू बना दो, ठीक है ना। तो कभी कभी बहुत अच्छा बिजनेस है, जैसे अभी अपना ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का, तो अभी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है अपना, मस्त डेली क्लाइंट्स हैं अपने पास में, अच्छा इनकम हो रहा है। बाकी अब देखो, कभी तो आने को तो 1 लाख महीना भी आ जाए, कभी तो 10,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से आता, सीधी बात है भाई। क्योंकि आप इस फील्ड में कंपटीशन बहुत बढ़ गया ना, आप बैठे हो, आपके बगल में एक और आके बैठ गया, वो सस्ता बना रहा, आप महंगा बना रहे हो, लोग नहीं समझ पा रहे कि आप महंगा क्यों बना रहे हो, लोग उसके पास चले जाएंगे। देखो जैसे लोग टैटू बनवाते हैं तो लोगों के मन में एक शंका रहता है कि भाई टैटू बनवाना है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, इससे हमारे बॉडी में कोई हार्म तो नहीं होगा, क्योंकि डर रहता है लोगों के अंदर। और ये नेचुरल है, क्योंकि यार निडल अंदर जा रही है, हमें बताया भी जाता है ना कि यार अगर लोहा चला जाए है ना, तो आप जाओ टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। तो इसके बारे में बताओ, मतलब कि ये एक्चुअल है, ये सही है, या फिर ये एक तरह से कॉन्स्पिरेसी है, ये क्या है? देखो पहली बात तो ये है कि ये जो मिथ है कि टैटू बनवाने, देखो ये गलत भी नहीं है और उतना सही भी नहीं है। ये सब डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर। आर्टिस्ट अगर एक स्टेलाइज और नई निडल यूज़ करेगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, उस पर एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, लेकिन ये एक टैटू आर्टिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लाइंट को एक्सपायरी डेट चेक करवाए। और दूसरा, क्लाइंट को क्योंकि नॉलेज नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर पाता कि भैया एक्सपायरी डेट चेक कर पाऊँ। दूसरी चीज़ रही बात इंक की, तो इंक मार्केट में अच्छे से अच्छी आती है और रद्दी से रद्दी, इवन फर्जी इंक भी आती है इतनी कि लोग बोतल खोल के वो जो प्रिंटर की इंक होती है ना, बहुत सारे कलर वाली, वो भी भर देते हैं उसके अंदर, उससे टैटू बना देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टैटू बनवाना है और आप चाहते हो कि आपको कोई भी चीज़ साइड इफेक्ट ना करे, तो किसी अच्छे प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट के पास जाएं जो हाइजीन मेंटेन करता हो, ठीक है, क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करता हो, इंक अच्छी यूज़ करता हो, काम अच्छा हो, ठीक है। कैंसर बोलते हैं लोग बाग कि हो जाता है, नहीं होता ऐसा कुछ भी। एड्स हो सकता है, वो भी तब जब वो निडल एक इंसान से दूसरे इंसान पे यूज़ करी जाए, जो मेले में बैठने वाले करते हैं, एक ही निडल से पूरे ज़माने भर को टैटू बना देते। जैसे कि शिवम ने अभी अपने को बताया कि मेले वाली बात करी, तो उसी में एक सवाल है मेरा कि टैटू जो है वो आज के टर्म्स पे यूज हो रहा है टैटू वर्ड, है ना, लेकिन पहले के ज़माने में ये इंडिया का एक कल्चर भी होता था। राजस्थान की अगर अपन बात करें, जिसे गुदना कहते थे, है ना, ट्राइब्स में यूज़ होता है। तो वो एक ही प्रकार का जो नीडल यूज़ होती थी, वो तो एक ही नीडल यूज़ होती थी सभी में, है ना, उस समय तो कोई बीमार नहीं पड़ रहा था। और ट्राइब्स में अपन को मालूम है कि उनमें हाइजीन उतना वो मेंटेन करते नहीं है, क्योंकि वो एक नेचर की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है उनका। और जैसे महिलाओं के हाथ में पति का नाम ज़रूरी था, एक कल्चर का पार्ट था, गुदना कहते थे, और आज वो टैटू में कन्वर्ट हो गया। और जैसे तुमने बोला कि हाइजीनिक होना चाहिए और जो नीडल नहीं यूज़ कर रहा हो उसको बनाना चाहिए टैटू, है ना, लेकिन स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यार किसी की स्किन नहीं है, वो नहीं झेल सकती इंक और लोहा और जो भी नीडल है वो नहीं झेल सकती, कई बार उनको दाने हो जाते हैं या दिक्कत होती है। तो कैसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये तो पहले कल्चर का पार्ट रहा है इंडिया के। देखो पहले क्या था, पहले अपने यहाँ एक मिथ चलता था जिसको मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते थे, कि पहले के लोगों ने ये कल्चर बनाया था कि जब आपके बॉडी पे आप मरते हो, ठीक है, तो आप ऊपर जाओगे तो आपके ये टैटूज जो है ना, आप इनको बेच के ही अपना गुजारा ऊपर करते हो। तो यानी कि आप जब इस शरीर को छोड़ के जाते हो, आपके साथ में कुछ जाना चाहिए। तो ये वहाँ पे थ्योरी चलती थी, तो इसीलिए वहाँ की औरतें वो डॉट बनवा लेती थी या कुछ भी अपने अल्फ़ाबेट बनवा लेती थी, ओम बनवा लेती थी, उनका थ्योरी ये थी कि वहाँ जाना है। बट क्या था भाई, पहले और अब में बहुत फ़र्क है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो सूरज पहले वरदान देता था, आज वही सूरज शराब दे रहा है। पहले के लोगों को आपको पिंपल्स नहीं दिखेंगे,
सूरज से भाई विटामिन मिल रहे थे, आज के टाइम पे सूरज से टैनिंग, पिंपल्स और क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो पहले के और आज के चीज़ों में कंपेयर करें। और दूसरी बात, पहले किसी को कोई बीमारी होती भी तो डॉक्टर भी नहीं थे इतने कि वो बता पाएं कि तुमको एड्स है कि क्या है, तुमको बताओ था क्या। लेकिन आज के टाइम पे स्किन उतनी सेंसिटिव हो गई जितनी पहले नहीं थी, बॉडी उतनी जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती थी पहले जितनी आज के टाइम पे नहीं करती। आज के टाइम पे आप जरा सी मिर्ची खा लो आपके पेट में दिक्कत हो जाएगी। पहले के लोग बाग देखो कैसे रहते थे। तो पहले और अब में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी, अपना क्लाइमेट, एनवायरनमेंट वैसा नहीं बचा। और पहले का तो भाई कुछ था ही नहीं ना, उनके पास में कुछ नॉलेज ही नहीं था कि अब अपन को भी क्या पता कि वो निडल चेंज करते थे कि नहीं करते थे, सुई अलग करते थे कि नहीं करते थे। अपन तो भाई गुद नहीं देखते हुए आ रहे ना, बदली मशीन और बना दिया। बट अब ये वाली चीज़ है कि अगर तुमको कोई बीमारी हुई, जरूरी नहीं कि सिर्फ एड्स ही हो, अगर तुमको कोई बीमारी हुई तो वो बीमारी मेरे अंदर भी आएगी, ये तो कन्फर्म है। डॉक्टर भी इसलिए आपने देखा होगा सिरिंज जो रहता है यूज़ करता है वो नहीं यूज़ करता। क्यों? ताकि कि सो दैट जो बीमारी मेरे को है वो आपको ना आए। एड्स होना कंपलसरी नहीं है, वो तभी होगा जब मेरे को एड्स होगा तो आपको एड्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जरूरी नहीं कि मेरे में जो निडल लग गई वो आपको एड्स हो जाए। बट जस्ट बिकॉज कि ये बीमारी ना फैले। आपके टाइम पे कितनी बीमारी हो रही, बीपी की, शुगर की, कहीं कुछ की, तो ये बीमारी एक दूसरे से ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो देखिए शिवम का यही कहना है कि आपका शरीर है उसके साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आपको बनाना है टैटूज़ वगैरह जो भी बनवाना है आप बनवाएं, लेकिन उन्हीं के पास जाएं जो एक्चुअली में एक्सपर्ट है, जो इसके उन्हीं के पास आप टैटूज़। तो प्रॉपर नॉलेज जिसके पास होगा वही आपको गाइडेंस दे पाएगा। लाइक कुछ फीमेल्स आती हैं प्रेगनेंसी में, उनको टैटू बनवाना है, तो एक अच्छा आर्टिस्ट हमेशा पैसे के बारे में नहीं सोचेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो वो मना कर देगा आपको कि भैया प्रेगनेंसी में टैटू मत बनवाओ। लेकिन वहीं एक दूसरा आर्टिस्ट जो पैसे का लालची होगा वो बोल देगा अरे कुछ नहीं होगा मैडम, आप बनवाओ, आ जाओ। अगर आपका बच्चा है, आपकी डिलीवरी हुई है, आपका बच्चा 1 साल का है, आपकी मिल्क फीडिंग करता है, ठीक है, हम पहले पूछते हैं बच्चा है क्या, मिल्क फीडिंग करता है क्या। अगर बच्चा मिल्क फीडिंग करता है, कोई भी प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट किसी वुमेन को टैटू नहीं बनाएगा। वहीं दूसरा जिसके पास नॉलेज की कमी है, सिर्फ पैसे का भूखा है, वो बोलेगा अरे मैडम कुछ नहीं होगा, आ जाओ मैं बनवा रहा हूँ। तो ये फ़र्क है, मार्केट में इस चीज़ में फ़र्क है। अगर पहले एक टैटू आर्टिस्ट आपसे पूछता है आपको कोई बीमारी तो नहीं है, सबसे मेन चीज़ आपको शुगर नहीं होना चाहिए। अगर आपको शुगर की बीमारी होगी तो आपके जो घाव हैं वो लेट भराएंगे और हो सकता है टैटू इन्फेक्ट कर जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा दिन के लिए वो होल्स ओपन रहेंगे आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको शुगर नहीं होना चाहिए, आप प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, मिल्क फीडिंग नहीं करा सकते और कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम सामने वाले को नहीं होना चाहिए। तो ये हम पहले पूछते हैं, देन हम टैटू बनाते हैं कि हमें पहले पता हो कि सामने वाले को ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक फॉर्म भी ये साइन करवाते हैं, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये कहते हैं पहले आप पढ़ लें, उसके बाद ही आप पूरा मार्क करके देन आप उसमें सारी बीमारीज लिखी रहती हैं, सारी मतलब सारी जितनी भी बीमारीज होती हैं डायबिटीज से रिलेटेड सारी उसमें होता है। आप एक मतलब फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भरते हो, ठीक है, सो दैट कि आप ये गवाही देते हो कि भैया मैंने ये सब चीज़ें जांचने परखने के बाद में, टैटू आर्टिस्ट को पूरा परखने के बाद में, उसके साथ सारी गाइडेंस देने के बाद में अपनी मर्जी से टैटू बनवा रहा है।